हाँ जी। तो पिछली क्लास में अपन ने मालदेव पढ़ा था। लो फटाफट मैं एक बार मालदेव का रिवीजन करवा दूं आपको कि मालदेव के पापा का नाम था गंगा और अपने पिताजी को मार के वो राजा बना था। मम्मी का नाम था पद्मा कुमारी, जो सिरोही के राजा जगमाल देवड़ा की बेटी थी। और अपने पिता के राज्यकाल में सेवकी वाले युद्ध के अंदर उसने वीरता का प्रदर्शन किया था। और उसके बाद में जब वो राजा बन गया था तब उसके पास में केवल 2 परगने थे, जोधपुर राजधानी और सोजत में उसका राज तिलक हुआ था। पर बाद में उसने 52 युद्ध जीते और 58 परगने जीते थे। मैंने कई बताया, उसने आसपास के क्षेत्रों पर कब्जे किए। नागौर में दौलत खान को हराया था, जालोर के अंदर सिकंदर खान को हराया था, बहादुरगढ़ में उसने वीरा सिंधल को हरा दिया था, सिवाना के अंदर उसने डूंगर सिंह को हरा दिया था, जैसलमेर वाले भाटियों से उसने फलोदी छीन लिया था, मेड़ता में वीरम देव को हराया था, बीकानेर में जेत सिंह को हराया था। फिर हमने उसके संबंध पढ़े थे, मेवाड़ वालों के क्या साथ क्या संबंध रहे। खानवा के युद्ध में राजकुमार की हैसियत से सांगा का साथ दिया, घायल सांगा को बैटलफील्ड से बाहर लेकर आया था। कर्मावती के टाइम में विक्रमादित्य जब राजा था तब उसने सहायता की थी गुजरात के बहादुर शाह के खिलाफ। उदय सिंह को राजा बनाने में, उदय सिंह को मावली का युद्ध जितवाने में सहायता की। लेकिन बाद में हरमाड़ा वाले युद्ध के अंदर वो हाजी खान पठान की तरफ से लड़ा था और उदय सिंह को हराता है। फिर बीकानेर वालों के साथ क्या रिलेशन थे, तो बीकानेर वालों के साथ उसने युद्ध किया था, पाहेबा का युद्ध या साहेबा का युद्ध। बीकानेर के राजा जैत सिंह को 1541 में उस युद्ध में हराया, जैत सिंह मर गया। उसका बेटा कल्याणमल जो था वो शेरशाह सूरी के पास सहायता के लिए चला गया। मालदेव ने बीकानेर का प्रशासक एडमिनिस्ट्रेटर कुंपा को बना दिया था। मेड़ता में राजा वीरमदेव के साथ में दरिया जोश नाम के हाथी को लेकर उसका विवाद था, उसने उससे मेड़ता छीन लिया था। वीरमदेव भी शेरशाह सूरी के पास चला गया। हुमायूं ने शेरशाह से हारने के बाद उससे सहायता मांगी थी। जोगी तीर्थ नाम के स्थान से उसके पास 3 दूत भेजे थे, मीर समंद, रायमल सोनी और अतका खां। उसने बीकानेर देने का वादा भी किया था, पर हुमायूं अपने लाइब्रेरियन मुल्ला सुर्ख के कहने पर विश्वास नहीं करता और यहाँ से उधर अमरकोट में वीर साल सोढ़ा के पास चला जाता और वहां पे शरण ले लेता जाके। फिर हम पढ़ रहे थे कि भाई हुमायूं और मालदेव यदि दोनों उस टाइम थोड़ी मेच्योरिटी दिखा देते तो दोनों मिलके शेरशाह सूरी को हरा सकते थे और अफगानों का शासन समाप्त कर सकते थे। शेरशाह सूरी के साथ उसकी लड़ाई हुई क्यों? क्योंकि दोनों अपना एम्पायर एक्सपेंशन करना चाहते थे। मालदेव की जो सीमाएं हैं वो कहीं ना कहीं जाके ठेठ आपके दिल्ली की सल्तनत तक छू रही थी। वहां तक मालदेव हुमायूं की सहायता करना चाह रहा था। उधर शेरशाह है वो कल्याणमल वीरमदेव की सहायता कर रहा है। गिरी सुमेल का युद्ध हुआ, जैतारण का युद्ध भी कहते हैं, पाली में जगह पड़ती है। 5 जनवरी 1541 को शेरशाह फूट डलवा देता है, मालदेव वापस लौट गया। जेता और कुंपा लड़े थे उस युद्ध में, 12,000 फौजी थे। शेरशाह की तरफ से कल्याणमल वीरमदेव भी थे, 80,000 की फौज थी। फिर भी उसको अपने रिजर्व बटालियन जलाल खान जलवानी की सहायता से जीतना पड़ा। और जीतने के बाद उसने कहा था कि मैं एक मुट्ठी बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। फिर हमने पढ़ा कि खवास खान का कब्जा करके शेरशाह तो वापस चला गया था। जाते टाइम उसने जो मेवाड़ का राणा था उदय सिंह, उससे भी संधि कर ली थी। पर जैसे 1545 में उसकी मृत्यु की खबर आई, मालदेव जो सिवाना गया हुआ था, सिवाना जो कि राठौड़ों का शेल्टर हाउस था, वहां से निकल के वापस आया और उसने जोधपुर पर वापस कब्जा कर लिया था। फिर हमने उसके निर्माण कार्य पढ़े थे कि जोधपुर का परकोटा रैम्पार्ट बनवाया था, सोजत में, रिया में, मेड़ता में, पोखरण में किले बनवाए थे। उसके रूठी रानी उमादे जो जैसलमेर के राजा रणकरण भाटी की बेटी थी, बारमली नाम की दासी की वजह से नाराज हो गई थी, उसे हम रूठी रानी के नाम से जानते हैं। फिर उसके विद्वान थे ईसरदास जी, जिनकी किताब है हाला झालारी कुंडलियां, उसी का नाम है वीर सतसई। एक किताब है देवयान, एक किताब है हरिरस। और आसानंद जी जो पाहेबाग युद्ध में भाग लेने के लिए भी गए थे, जो उमादे को वापस भेज देते, तो उमादे भटियाणी कवित जो बारमली को लेने के लिए गए थे, तो बागा बारमली दुआ और एक लिखी थी गोगाजीरी पेड़ी। और फिर उसकी उपाधियां हिंदू बादशाह और असमत वाला राजा। अब उसके बाद आगे पढ़ते हैं। देखो, चंद्रसेन के मुख्यतः सबसे जो बड़ा बेटा था उसका नाम था राम, सॉरी मालदेव के सबसे बड़ा बेटा था राम। मैंने बताया था बीच में उमादे ने गोद ले लिया था राम। पर राम की और मालदेव की बनती नहीं थी और अपने शासन काल में ही मालदेव ने राम को निष्कासित कर दिया था, निकाल दिया था। यहां से निकाल दिया था। दूसरा जो बड़ा बेटा था वो था उदय सिंह, लेकिन मालदेव ने उदय सिंह को भी राजा नहीं बनाया। तीसरा बेटा था वो था चंद्रसेन, तो मालदेव ने चंद्रसेन को राजा बना दिया था। मतलब कहीं ना कहीं जो सक्सेशन रूल है उसको फॉलो नहीं किया गया। ये राजपूतों में एक रूल था ज्यादातर में कि जो बड़ा बेटा होता था वही राजा बनता था, पर यहाँ बाईपास किया गया और यहाँ पर सबसे बड़े को भी नहीं बनाया गया, दूसरे को भी नहीं बनाया गया, कहीं ना कहीं तीसरे को राजा बना दिया गया था। हालांकि चंद्रसेन जब राजा बना तो चंद्रसेन ने इनको राजी करने की कोशिश भी की थी, पर ये लोग राजी नहीं हो पाए थे। तो याद रखना कि अपने 2 भाइयों को बाईपास बन करके वो राजा बना था।
अब इसके बाद थोड़ी सी घरेलू सी जानकारियां हैं इसके बारे में कि जन्म कब हुआ तो याद रहे तो ठीक है, नहीं याद रहे तो ठीक है। 16 जुलाई 1541। पिता का नाम मालदेव, माता का नाम झाली रानी स्वरूप दे। बीच में मैंने बताया था स्वरूप दे, जिसकी बहन से भी मालदेव शादी करना चाहता था, वही रानी है ये। मालदेव पर थोड़ा विशेष प्रभाव था इसका, इसलिए वो अपने बेटे को राजा बना गई थी। राजतिलक 1562 में उसकी मृत्यु हुई तो वो बनना ही था। अपने भाइयों को संतुष्ट करने की भी कोशिश की, और कहते हैं इसने राम को एक जागीर दे दी थी गुंदोज, उदय सिंह को एक जागीर दे दी थी फलोदी, एक भाई और था रायमल, उसको एक जागीर दे दी थी शिवाना। पर भाई इन सब ने लड़ाइयां की इसके खिलाफ, चंद्रसेन और भाइयों के बीच में भी लड़ाई। एक थोड़ा अच्छा युद्ध वो याद रखना, उदय सिंह के साथ में इसका एक युद्ध हुआ था, चंद्रसेन और उदय सिंह का। उदय सिंह वर्सेस चंद्रसेन, इनके बीच में युद्ध हुआ था। जोधपुर में एक जगह पड़ती है लोहावट, तो लोहावट का युद्ध हुआ था। तो कोई पूछ ले कि चंद्रसेन ने अपने कौन से भाई के खिलाफ लोहावट का युद्ध लड़ा था, तो उदय सिंह के खिलाफ। चंद्रसेन जीत गया था, उदय सिंह को फलोदी की तरफ भगा देता है। फाइनली चंद्रसेन यहाँ पर राजा बन गया। चंद्रसेन राजा बन गया तो राम नाराज हुआ, और राम सबसे पहले अकबर के पास गया। अकबर उस समय भारत का मुगल बादशाह बना हुआ। अकबर के पास गया, अकबर को जाके कहा कि भाई मेरे पिताजी ने मुझे राजा बनाया नहीं, मेरे छोटे भाई को बना दिया, सबसे बड़ा मैं हूं, हक मेरा बनता था, आप मेरी सहायता करो। अकबर तो बैठा ही था, मौके की ताक में बैठा था। राजस्थान में घुसने का उसको भी मौका चाहिए था किसी न किसी प्रकार से, और भाइयों में आपस में फूट पड़ी हुई, इससे अच्छा तो हो ही क्या। फिर अकबर को कहीं ना कहीं ये भी दिमाग में था कि अच्छा ये जो चंद्रसेन है, इसके पिता मालदेव ने मेरे पिता हुमायूं की उस टाइम ढंग से सहायता नहीं की थी, तो लगा ये मौका सही। और उसने राम को कहा कि हाँ मैं तेरे साथ हूं। और अकबर ने अपना एक सेनापति भेजा, हुसैन को लिखा कि हुसैन को लिखा तुम जाओ और जाके जोधपुर पे कब्जा कर लो। हुसैन कुली खान को राम की सहायता के लिए भेजा। हुसैन कुली खान यहाँ पर आया और उसने आके जोधपुर पर कब्जा कर लिया। चंद्रसेन को लगा यार जोधपुर पे पार पड़ेगी नहीं अपनी, तो चंद्रसेन यहाँ से जोधपुर से निकलता है और जोधपुर से निकल के चला जाता है भादराजून। जोधपुर से निकल के भादराजून चला गया। जब चंद्रसेन भादराजून रह रहा था, भादराजून अपने जालोर के अंदर एक जगह पड़ती है, अपने तो वैसे और कहते हैं भाई ये भाद्राजून की, वास्तव में ये शब्द बना हुआ है सुभद्रा और अर्जुन से। अर्जुन जो सुभद्रा भगवान कृष्ण की बहन थी, उसके साथ शादी करते हैं, तो कि वो सबसे पहले यहीं आए थे, तो सुभद्रा प्लस अर्जुन से सुभद्रा अर्जुन बना, और सुभद्रा अर्जुन से बाद में ये धीरे धीरे भद्राजून भद्राजून करता भाद्राजून हो गया। तो जोधपुर से भाद्राजून चला गया। इधर अकबर अपने साम्राज्य, ये 1564 के आसपास की बातें हैं, जब हुसैन उली खान इधर कब्जा करता है, मुगलों का सेनापति। इधर इसके बाद में अकबर आपके 1569 में 1569 के अंदर अकबर रणथंभौर पे कब्जा कर लेता है, बूंदी वालों से संधि कर लेता है। 1568 में, उससे पहले वो आपके चित्तौड़ पर कब्जा कर चुका था, चित्तौड़ का तीसरा शाखा हो चुका था। 1570 में अकबर अजमेर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पे जियारत करने के लिए आया। यहाँ पे सूफी संत जो मोइनुद्दीन चिश्ती हुए हैं, उनकी दरगाह पर यहाँ पर मन्नत मांगने के लिए आया। जब वो 1570 में यहाँ आया तो अजमेर के बाद वो गया नागौर। अपने यहाँ पे अकालन पड़ा हुआ था, नागौर गया, और नागौर जाके कहते हैं कि उसने सारे राजाओं के पास में मैसेज किया, और मैसेज कर कहा भाई सारे राजा मेरे से मिलने के लिए यहाँ पे आओ, और मैं आपसे यहाँ पे बातचीत करना चाहता हूँ। कहते हैं आसपास के सारे राजा उससे बातचीत करने के लिए गए। ये जो उदय सिंह था ये भी वहां पर गया था, चंद्रसेन वाला भाई था, ये भी चला गया। आगे मैं और बताऊंगा कि बीकानेर का राजा था कल्याणमल, वो भी नागौर के अंदर आया था वहां पे। उधर जो जैसलमेर का राजा था हरराज, वो भी वहां पर आया था भाग लेने के लिए। ये कुछ लोग वहां पर आए हुए थे। चंद्रसेन भी गए, चंद्रसेन को लगा मैं भी चलता हूँ, अकबर से जाके बात कर लेता हूँ। कहते हैं अकबर ने, जब ये लोग गए तो अकबर ने कहा कि अकाल वाली बातें तो बाद में करेंगे। अकबर ने बुलाया तो ये था अकाल पड़ा हुआ जनता के लिए क्या कर सकते हैं उसकी बात की जाए। और अकबर ने कहा अकाल वाली बात तो करेंगे बाद में, पहले आप तो ये बताओ मेरे से संधि कौन कौन करना चाहता हूँ। उदय सिंह ने हाथ खड़ा किया, मैं कर लूंगा। बीकानेर वाले कल्याणमल ने कहा मैं भी कर लूंगा। जैसलमेर वाले हरराज ने कहा मैं भी कर लूंगा। चंद्रसेन को लगा यार जब उदय सिंह ने हाथ खड़ा कर ही दिया, ये अकबर से संधि करना चाहता है, तो अपनी तो वैसे ही पार नहीं पड़ेगी। और कहते हैं चंद्रसेन वहां से अकबर से बातचीत नहीं करता और चुपचाप रातों रात वापस भाग के आ जाता है। अकबर को बड़ा गुस्सा है, यार इतनी औकात तुम, मतलब मेरे से बिना बातचीत किए तुम यहाँ से निकल जाओ। तो कहते हैं अकबर ने इस बार भादराजून पर हमला किया। भादराजून पर हमला किया तो राठौड़ों की शरण स्थली, राठौड़ों का सेफ हाउस सिवाना, चंद्रसेन सिवाना चला जाता।
कहते हैं अकबर सिवाना पर भी हमला कर देता है। चंद्रसेन फिर आगे बढ़ा, पीपलूंद चला गया। कहते हैं उसने पीपलूंद पर हमले की। चंद्रसेन और आगे बढ़ा, काणूजा चला गया, पहाड़ियां पहाड़ियां घुमा। फाइनली अकबर ने इधर काणूजा पर भी हमला कर दिया। काणूजा पे हमला किया तो वो और आगे बढ़ा और इस बार वो सारण की पहाड़ियों में चला गया। पाली जिले में सारण की पहाड़ियां हैं और यहाँ पर एक गांव है सिंचियाई। सिंचियाई गांव में चला गया और वहां कहते हैं कि जो साथ वाले थे अब लड़ते लड़ते तंग आ गए थे और साथ वालों का भाई अब अपने लड़ाई बंद कर देनी चाहिए, अपने पास धन वगैरह बचा नहीं है, इतने बड़े शत्रु से कैसे लड़ाई लेंगे। तो ये माना नहीं, तो इसका खुद का एक सामंत था बेरी साल नाम करके, उसने जहर दे दिया और वहीं पर 11 जनवरी 1581 को सिंचियाई नाम के गांव में चंद्रसेन की डेथ हो जाती है। बेरी साल नाम के किसी सामंत ने जहर दिया था, ऐसे बताते हैं। कहते हैं वहां खाना खा के आया था और उसके बाद उसकी डेथ हो गई थी। राठौड़ बेरी साल था, उसने इसको जहर दे दिया था, ऐसा कहा जाता है। तो शुरुआत की थोड़ी सी बातें कि अपने भाइयों के साथ इसका विवाद हुआ था। सबसे बड़ा भाई राम था, उसको फलोदी देके संतुष्ट करने का प्रयास किया था। उदय सिंह को गुंदोज दिया था, उदय सिंह को फलोदी दिया था, पर उदय सिंह तो इसके साथ बाकायदा लोहा उठ का युद्ध लड़ता है। रायमल को सिवाना देकर राजी करना चाहा, पर राम अकबर के पास गया, हुसैन अली खान को वहां से लेके आया। जोधपुर पर हुसैन अली खान ने कब्जा किया तो ये आपके भद्राजुन चला गया। 1570 में नागौर दरबार जब अकबर ने लगाया, नागौर कोर्ट लगाया, तो उसके अंदर चंद्रसेन भी गया। लेकिन जब उसने देखा कि अकबर फेवर कर रहा है, उदय सिंह का फेवर कर रहा है, तो उसे लगा पार नहीं पड़ेगी, अपने भाई की तरफ है ये तो चंद्रसेन वापस बहादुराजुन चला गया। अकबर ने बहादुराजुन पे हमला किया तो सिवाना एक शेल्टर हाउस के रूप में था, सिवाना चला गया। सिवाना पर भी जब पार नहीं पड़ी, मुगल सेना ने घेर लिया, आगे पीपलुंद गया, पीपलुंद पे भी मुगल सेना आगे तो काणूजा चला गया। ऐसे पहाड़ियों में घूमता रहा। उसने थ्रू आउट लाइफ मुगलों की सुपरमेसी एक्सेप्ट नहीं की। फाइनली पाली में सारण की पहाड़ियां पड़ती है, वहां पे सिंचियाई नाम का गांव है, वहां पे कोई कहते हैं खाने में जहर मिला दिया गया था, इसलिए बाद में इसकी डेथ हो गई थी। 11 जनवरी 1581 को चंद्रसेन जो है वहां पर मारा गया था, वहां पर डेथ हो गई थी इसकी, चंद्रसेन की। ये चंद्रसेन के बारे में सीधी सीधी सी बातें। फिर आगे पढ़ते हैं, देखो अपने अब अपने कहते हैं कि जिस प्रकार प्रताप ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी, उसी प्रकार चंद्रसेन ने भी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। तो इसका मतलब प्रताप और चंद्रसेन में दोनों में कुछ ना कुछ सिमिलरिटीज है, दोनों में कुछ ना कुछ समानता है, इन दोनों को कंपेयर किया जा सकता है। तो आखिर दोनों में क्या सिमिलरिटीज है, दोनों के अंदर क्या समानताएं हैं, उनकी बात करेंगे। कि जैसे प्रताप अधीनता, मैंने और बताया था कि प्रताप वाले राजतिलक समारोह में भी चंद्रसेन गया था और बाद में भी जब इधर लड़ाइयां चल रही थी तो भी चंद्रसेन मेवाड़ के अंदर कुछ दिन रह के आया था। और आप देखिए कि अकबर का फोर्स कहीं ना कहीं दो तरफ लग रहा है, चंद्रसेन के खिलाफ भी लग रहा है और प्रताप के खिलाफ लग रहा है। इसीलिए अकबर राजस्थान के अंदर उस टाइम इतना सफल नहीं हो पाया था कि उसे अपनी सेना इधर मेवाड़ पर हमला करते हैं तो कोई मारवाड़ वाले बिगाड़ करना शुरू कर देते, मारवाड़ वाले हमला करते हैं तो कोई मेवाड़ वाले बिगाड़ करना शुरू कर देते। और कहते सिरोही का राजा था सुल्तान, वो और खिलाफ हो रखा था। इन्होंने पूरा घेरा बना दिया कि दिल्ली से गुजरात वाला, दिल्ली से मालवा वाला पूरा रास्ता ब्लॉक करके रख दिया था इन लोगों ने उस टाइम। तो इनमें क्या आपस में कंपेरिजन है वो थोड़ा देखते हैं। देखो, एक तो सीधा सीधा सा कंपैरिजन है कि दोनों ही आदमी अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए लड़े थे। प्रताप अपने मातृभूमि मेवाड़ की रक्षा के लिए लड़ रहा था, चंद्रसेन अपनी मातृभूमि मारवाड़ की रक्षा के लिए लड़ रहा था। लिखा हुआ है कि दोनों ही शासकों ने अपनी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। बोथ द रूलर्स डिड नॉट एक्सेप्ट द सुप्रीमेसी ऑफ एम्परर अकबर। अधीनता स्वीकार नहीं करते, सीधी सीधी सी बात है, तभी हम तुलना कर रहे हैं। मोटा मोटा सा कारण यही दिखता है अपने को, अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। फिर इसके बाद आगे आगे वाला कारण देखा जाए तो दूसरा कारण क्या है, तो दूसरा कारण है कि दोनों ही शासकों की लड़ने का तरीका एक ही था। गुरिल्ला टैक्टिक ऑफ वारफेयर जो होती है उस तरीके से दोनों लड़ रहे थे। छापा मार युद्ध, आमने सामने की लड़ाई नहीं, डायरेक्ट वॉर नहीं, पहाड़ियों में छुपे रहना। और जब भी मुगल सेना आए, पूरी सेना पहाड़ियों में एक साथ आ नहीं सकती, जो छोटी मोटी टुकड़ियां उस पर अचानक हमला किया जाए। जैसे आज के शब्दों में बताऊं, सर्जिकल स्ट्राइक, तो ये गुरिल्ला टैक्टिक ही थी उनकी, अचानक हमले करने वाली जो साजिशें थी। तो दोनों ने एक तरीके से लड़ाई की थी। दोनों के जो भाई बंधु थे वो खिलाफ थे। अभी हमने इसमें पढ़ा, चंद्रसेन में पढ़ा कि राम खिलाफ था, उदय सिंह खिलाफ था। प्रताप के हमने पढ़ा था, मैंने बताया था कि जगमाल तो अकबर के पास चला ही गया था। शक्ति सिंह के बारे में भी कहते हैं कि वो चला गया था। आगे हम पढ़ेंगे सगर, सगर जो था वो भी उधर चला गया था। तो जैसे प्रताप के भी भाई बंधु उसके खिलाफ थे, वैसे वैसे चंद्रसेन के भी भाई बंधु उसके खिलाफ थे। तो बोथ फेस स्टिफ रेजिस्टेंस फ्रॉम देयर ब्रदर्स।
लाइक प्रताप फ्रॉम शक्ति सिंह एंड जगमाल। सगर भी लिख सकते हो आप, सगर नाम का एक भाई और था, उसने भी खिलाफती की थी, बाद में वो भी चला गया था, शुरू में साथ में था। एंड चंद्रसेन फ्रॉम राम उदय सिंह एंड रायमल, ये इसके खिलाफ हो गए थे। तो भाइयों वाला थोड़ा सा हमेशा लफड़ा ही रहा था। फिर इसके बाद दोनों पूरी जिंदगी है वो अकबर से टक्कर लेते रहे थे, दोनों ने पूरी जिंदगी अधीनता स्वीकार नहीं की थी। दोनों के, मेवाड़ के भी मैंने बताया था कि लास्ट तक चित्तौड़गढ़ और मांडलगढ़ वाले एरिया तो प्रताप जीत ही नहीं पाया था, खूब सारी जगह ऐसी थी जहां पर कब्जा कर लिया था। वैसे जोधपुर की नागौर, मेड़ता, खुद जोधपुर, सिवाना, ये खूब सारे इलाके थे, भद्रादून, जिन पर अकबर ने कब्जा कर लिया था। लेकिन थोड़ी थोड़ी जमीन के दम पर ही वो लड़ते रहे थे, तो थोड़ी भूमि और थोड़े संसाधन, लिमिटेड रिसोर्स से भी दोनों ने लड़ाई की थी। ये भी दोनों की एक जैसी चीज है। दोनों को ही अपने राज्य के बाहर शरण लेनी पड़ी थी। कहते हैं प्रताप 56 के मैदान में चला गया था उधर, और 56 के मैदान में खूब दिन तक रह के आया था। ऐसे कैसे चंद्रसेन, चंद्रसेन तो कई दिन सिरोही रहा था, उसके बाद डूंगरपुर गया था, उसके बाद बांसवाड़ा गया था। तीनों के पास, सिरोही वाला तो राजा सुल्तान ही था, सुल्तान तो खुद ही टक्कर ले रहा था उस टाइम। डूंगरपुर में राजा हुआ करते थे आसकरण, बांसवाड़ा में राजा हुआ करते थे प्रताप सिंह। इन दोनों ने भी चंद्रसेन को उस टाइम सहायता पहुंचाई थी। तो देखो ये कॉम्बिनेशन है कहीं ना कहीं अकबर के खिलाफ, इसीलिए अकबर सफल नहीं हो पा रहा है कि सारे राजा एक ही टाइम में कहीं ना कहीं अकबर की खिलाफत कर रहे हैं। सिरोही का सुल्तान है, डूंगरपुर का आस्करण है, बांसवाड़ा का प्रताप सिंह है, मेवाड़ का प्रताप है, इधर मारवाड़ का चंद्रसेन है। सबने कहीं ना कहीं एक गठबंधन के तहत काम कर रहे थे वो लोग। तो अपने राज्य के बाहर जाके इनको शरण लेनी पड़ी थी, असाइलम लेनी पड़ी थी, ये अपने आप में। तो ये समानता है बीच में इनके, देखना भाई कि दोनों मातृभूमि की रक्षा के लिए लड़े थे, दोनों ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी, दोनों के लड़ने का तरीका एक जैसा था, दोनों के भाई इनके खिलाफ थे, दोनों को अपने राज्य से बाहर जाके शरण लेनी पड़ी थी, दोनों के सोर्सेज बहुत लिमिटेड हुआ करते थे, थोड़ी सी जमीन इनके पास में बची थी, फिर भी टक्कर ली थी। ये तो समान था। पर किसी दो व्यक्तियों के बीच में जब कंपैरिजन करना होता है तो हमें केवल सिमिलरिटीज ही नहीं लिखनी होती है, उनके बीच में डिफरेंसेज क्या थे वो भी लिखने होते हैं। तो क्या क्या डिफरेंसेस थे वो देख लेते हैं। अब असमानता देख लेते हैं। प्रताप 1572 में राजा बनता है, और राजा बनते ही उसके एकदम क्लियर कट था कि मुझे अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करनी। 1572 में जलाल खान कोरचू से बात करने के लिए आ गया था और उसने मना किया था कि नहीं। लेकिन चंद्रसेन का शुरुआत में हमें रवैया समझ नहीं आता इतना, और हम देखते हैं कि 1570 में नागौर कोर्ट के अंदर तो चंद्रसेन कहीं ना कहीं रंग ढंग देखने के लिए चला ही गया था। पर नागौर कोर्ट के बाद में उसका क्लियर है कि उसके बाद उसके दिमाग में एक बार भी नहीं आया कि मैं अकबर के पास जाऊं या अकबर से संधि करूं। आप ये असमानता कह सकते हैं कि जहां प्रताप का जो मुगल विरोध है, मुगलों के खिलाफ जो रेजिस्टेंस है उसका, वो उसकी कोरोनेशन के साथ शुरू हो जाता है। वही चंद्रसेन का जो मुगल रेजिस्टेंस है वो कहीं ना कहीं जाके नागौर कोर्ट के बाद में शुरू होता है। तो एक तो ये चीज है। और दूसरा, चंद्रसेन इधर मरा, चंद्रसेन के मरने के बाद चंद्रसेन का भाई राजा बनता है, मोटा राजा उदय सिंह, और उसने राजा बनते ही अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। और बनते ही क्या, वो तो 1570 में स्वीकार कर चुका था नागौर दरबार के अंदर। पर इधर नहीं। मैंने बताया था कि अमर सिंह उतना बड़ा योद्धा हुआ था, और अमर सिंह ने बाद में लंबे समय तक टक्कर लिए, और अमर सिंह बाद में 1615 में संधि भी करता है, तो वो बराबर के स्तर पे जाके संधि है, और वो भी उनके को थोड़े दिन तक जारी रही थी। जगत सिंह, राज सिंह के टाइम में तो वापस चित्तौड़ के किले की मरम्मत और शुरू करवा दी थी। तो जहां मेवाड़ वालों का जो रेजिस्टेंस है मुगलों के खिलाफ, वो प्रताप के डेथ के बाद भी कंटिन्यू है। वही चंद्रसेन का जो रेजिस्टेंस था, चंद्रसेन का जो मुगलों के खिलाफ लड़ाई थी, उसकी जो मुगलों के खिलाफ टक्कर थी, वो उसकी मृत्यु के साथ ही समाप्त हो जाती है। उसके बाद में बेटे पोते भाइयों ने बाद में इस तरफ कोई ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। प्रताप कहीं ना कहीं एक बेस बनाने में कामयाब हो जाता है। चावंड, हम पढ़ते हैं कि 1585 के बाद में, 1585 के बाद में चावंड को वो एक बेस के रूप में स्थापित कर लेता है, और चावंड के अंदर वहां पर रहता है, वहां पर निर्माण कार्य भी करवाता है, सेना को संगठित करता है वहां पर, और वहां से अपनी जितनी भी योजनाएं क्रियान्वित करनी थी, इंप्लीमेंट करनी थी, वहां से करता है। चंद्रसेन कोई एक प्रॉपर बेस तो बना ही नहीं पाया था। आज जोधपुर, जोधपुर से भादरादून, भादरादून से सिवाना, सिवाड़ा से पीपलून, पीपलून से काणुजा, काणुजा सारण, सारण से सिंचियाई, वो भटकता ही रहा था, एक जगह नहीं बैठ पाया। और जब एक जगह नहीं बैठ पाया था, इसलिए शायद लोगों को इतने अच्छे तरीके से अपने साथ में नहीं जोड़ पाया था जितने अच्छे तरीके से प्रताप जोड़ने में कामयाब हो गया था। फिर प्रताप कहीं ना कहीं डायरेक्टली बैटल करता है, बैटल ऑफ दिवेर है, बैटल ऑफ हल्दी घाटी है, प्रताप सीधी सीधी टक्कर लेता है। चंद्रसेन की सारी लड़ाई गुरिल्ला रहती है, हालांकि प्रताप भी गुरिल्ला वॉर ही करता है, लेकिन फिर भी आमने सामने की युद्ध है, जबकि चंद्रसेन का ऐसा सीधा सीधा आमने सामने का युद्ध हमें कोई भी दिखाई नहीं देता है। ये भी कंपेरिजन है अपने आप।
फिर प्रताप के टाइम में नेशनलिज्म इतना ज्यादा हावी हो गया था, नेशनलिज्म इतना ज्यादा था कि आम जनता, कॉमन पब्लिक भी युद्ध के अंदर शामिल हो गई थी, जबकि चंद्रसेन के टाइम में कॉमन पब्लिक शामिल नहीं हो पाई थी। वहां पर भामाशाह और ताराचंद जैसे डोनर पैसे ले लेके आ रहे थे, जबकि यहाँ पर ऐसा भी हमें कोई दिखाई नहीं देता है। देखिए ये भी कहीं ना कहीं अंतर रहा कि कॉमन पब्लिक मतलब राजा का जो स्ट्रगल है वो कॉमन पब्लिक का स्ट्रगल नहीं बन पाया था, प्रताप वाले में बन गया था, चंद्रसेन वाले में नहीं बन पाया था। तो ये भी इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं एक असमानता है। अब हम कहेंगे कि भाई कोई एक राजा है और उस राजा दो लोगों के बीच कंपैरिजन करना है, एक प्रताप के बीच में और एक चंद्रसेन के बीच में, और हमने कहा कि इनके बीच में सिमिलरिटीज भी है, इनके बीच में डिफरेंसेस भी है, और जितनी सिमिलरिटीज है उतने उतने डिफरेंसेज है। तो हम कहते हैं जब इतने ज्यादा डिफरेंसेज है तो हम चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप क्यों कहें, फिर उसको प्रताप के बराबर क्यों माने। तब हम कहते हैं कि हाँ, हालांकि चंद्रसेन वाले रेजिस्टेंस में कहीं ना कहीं कमी दिखाई देती है, प्रताप के बराबर दिखाई नहीं देता है, परंतु हमको थोड़ी सी चीजों पे और ध्यान देना पड़ेगा। किन चीजों पे? कि एक तो जो चंद्रसेन है उसकी जियोग्राफिकल कंडीशंस, इनकी तरफ हमें ध्यान देना पड़ेगा। भौगोलिक स्थिति कैसे, किसकी भौगोलिक स्थिति? तो भौगोलिक स्थिति मेवाड़ की और भौगोलिक स्थिति मारवाड़ की। वैसा मेवाड़ हिली एरियाज है, पहाड़ी प्रदेश था, पहाड़ियों में गुरिल्ला टैक्टिक सक्सेस हो सकती है। मारवाड़ समतल मरुस्थल है, प्लेन डेजर्ट है, और यहां पर गुरिल्ला टैक्टिक इतनी सफल नहीं हो सकती। छुपने की जगह ही नहीं आपके पास, ले दे के आपके पास सेवणा वाली पहाड़ियां थी और इतनी ज्यादा पहाड़ियां नहीं। फिर पहाड़ियों वाला क्षेत्र होता है तो खाने पीने के लिए कुछ ना कुछ मिल जाता है। यहाँ मरुस्थल में दूर दूर तक ना बंदार ना बंदे की जात, न तो कोई खाने पीने की चीजें, न आपको छुपने की जगह, जबकि मेवाड़ में खाने पीने की चीजें भी आपको मिल रही है उन पहाड़ियों के अंदर, और छुपने की जगह भी ढंग से हो रही है। तो हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि प्रताप की तुलना में चंद्रसेन की जो ज्योग्राफिकल कंडीशन है वो एडवर्स थी, उसके बावजूद वो लड़ रहा है। फिर दूसरा, प्रताप को डोनर मिले थे, भामाशाह और ताराचंद, इधर मारवाड़ था, मंगतों का ही देश था, तो डोनर नहीं मिल पाए उसको। बिना पैसे के तो युद्ध कैसे किया जाए? कहते हैं उसने जैसलमेर वालों को पोखरण का किला बेचना पड़ गया था उसको, उसके पास एक वो लाल था, एक हीरा था, वो मेवाड़ वालों को बेचना पड़ गया था। सामान बेच बेच के काम चलाने पड़े थे। तो घर का सामान बेच बेच के तो युद्ध कितने दिन तक लड़ोगे? आपको सहायता तो मिलनी चाहिए। जबकि भामाशाह ने कहते हैं क्या सहायता दी थी, या 25,000 की सेना लेके 12 साल तक लड़ाई कर लो, तब तक तो कोई चक्कर ही नहीं पड़े आपका। तो दो चीजें हमें ध्यान रखनी चाहिए कि एक तो उसकी जो आर्थिक स्थिति है वो प्रताप की तुलना में इतनी अच्छी नहीं थी, और उसकी जो ज्योग्राफिकल कंडीशन थी वो भी प्रताप की तुलना में एडवर्स थी। इसके बावजूद वो आदमी लड़ा था, इसलिए निश्चित रूप से हम उसे मारवाड़ का प्रताप कह सकते हैं। याद रखना ये बात है, तो उसे मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है। तो आपको कभी पूछे कि चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है, क्या आप इस कथन से सहमत हैं? तो आप लिखना बाकायदा कि हाँ, हम इस कथन से सहमत हैं, हम इसे एग्री करते हैं। फिर आप बताना क्यों करते हैं, तो कि भाई प्रताप और चंद्रसेन में सिमिलरिटीज है इसलिए करते हैं, बताना। पर बाद में कहना हालांकि इनके बीच में कोई डिफरेंसेस भी दिखाई देते हैं, आप डिफरेंसेस बताना। फिर कहना कि इन डिफरेंसेस के बावजूद हम चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप मानते हैं, क्यों? क्योंकि ये दो चीजें बाद के अंदर आप लास्ट के अंदर लिखना, तब जाके आपका आंसर कंप्लीट होगा भाई। अब आगे पढ़ते हैं, देखो अब चंद्रसेन की उपाधियां। चंद्रसेन की उपाधि मारवाड़ का प्रताप, मैंने ये अब तक जो रामलीला गाई है यही सिद्ध करती है। जिस बार प्रताप लड़ा था वैसे वो लड़ा था, इसलिए मारवाड़ का प्रताप। पर हम कहते हैं कि साहब प्रताप 1572 में राजा बना था और 72 में लड़ना शुरू किया था उसने। चंद्रसेन तो 70 के नागौर दरबार के बाद में लठ बजाने शुरू कर ही देता है, इसलिए प्रताप के आगे आगे चलने वाला है। मैंने उस दिन और बताया था कि कुंभलगढ़ वाले राज्याभिषेक समारोह में कोरोनेशन सेरेमनी के अंदर चंद्रसेन प्रताप की कोरोनेशन सेरेमनी में गया था, और वहां भी बीच में बातचीत हुई होगी, और प्रताप ने चंद्रसेन से पूछा ही होगा भाई तुम्हारे कैसे क्या चल रहा है अकबर से? उसने कहा लठ बजा रहे हैं हम। तो उसने मैं क्या करूं, तो तू ऐसे कैसे देख ले। तो कहीं ना कहीं प्रताप चंद्रसेन को फॉलो कर रहा है, तो उसके आगे आगे चलने वाला है, तो वो प्रताप का अग्रगामी है। अग्र मतलब आगे चलने वाला, गामी मतलब चलने वाला, पीछे पीछे, आगे और पीछे चलने वाला। तो कहीं ना कहीं वो उसके पीछे पीछे चलने वाला है। चंद्रसेन आगे आगे चल रहा है, प्रताप उसके पीछे पीछे चल रहा है। पर जितना इतिहास में प्रताप को याद किया गया उतना बाद में इतिहास में चंद्रसेन को याद नहीं किया गया। कारण भी था,
कि प्रताप के बाद में राजा प्रताप का बेटा बना था अमर सिंह, उसके बाद उसके पोते पड़पोते सड़पोते बने। उन्होंने हमेशा याद किया कि हमारे दादाजी इतने बड़े बहादुर वीर थे। हम देखते हैं कि जगदीश प्रशस्ति जो कृष्ण भट्ट ने लिखी थी, उसके अंदर बाकायदा हल्दीघाटी युद्ध का वर्णन है, उसकी जीत बताई गई है। कोई आगे की पीढ़ी का जो होगा, पोता पड़पोता सड़पोता होगा, वो अपने दादा परदादा की तारीफें करेगा, स्वाभाविक सी बात है। लेकिन यहाँ किस्मत रूठ गई चंद्रसेन से। चंद्रसेन के बाद चंद्रसेन के बेटे पोते तो राजा बने नहीं, राजा बना चंद्रसेन का भाई। भाई भी कौन सा? उदय सिंह, वह जो चंद्रसेन के साथ पहले लड़ चुका था, और बाद में उसकी पीढ़ी, उसके बेटे पोते पड़पोते बने। इसलिए उन्होंने चंद्रसेन के बारे में नहीं तो कुछ ज्यादा लिखवाया। और चूंकि चंद्रसेन भी एक जगह पे टिक नहीं पाया था, इसलिए जनता भी इतना ज्यादा याद नहीं कर पाई। ये तो लाख लाख धन्यवाद है आरपीएससी का कि उसने चंद्रसेन के क्वेश्चन पूछने शुरू किए, इसलिए हम और आप लोग चंद्रसेन को इतना पढ़ते हैं। इसलिए वो फॉरगॉटन किंग ऑफ मारवाड़ है, वो मारवाड़ का भूला बिसरा राजा है। मारवाड़ का प्रताप है, प्रताप का अग्रगामी है, और मारवाड़ का भूला बिसरा राजा। ये थोड़ा और ध्यान रखना कि जो मारवाड़ का प्रताप वाली उपाधि है, ये अपने एक इतिहासकार में उन्होंने दी है, विश्वेश्वर नाथ रेऊ। विश्वेश्वर नाथ रेऊ नाम के एक इतिहासकार है, उन्होंने ये उपाधि दी है। तो ध्यान रख लेना कि चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप किसने कहा, तो विश्वेश्वर नाथ रेऊ ने कहा था उनको। तीन उपाधि याद रखना, प्रताप का अग्रगामी, फॉरगॉटन किंग ऑफ मारवाड़, और प्रताप ऑफ मारवाड़। चलो आगे बढ़ते हैं। लो मैं थोड़ी सी मैं बताऊं बीच में बात, फिर हम करेंगे। बीच में मैंने एक टर्म यूज में ली थी, नागौर दरबार। ये क्या था? नागौर कोर्ट। नागौर दरबार कब लगा? 1570 में। किसने लगाया? किसने ऑर्गेनाइज किया? अकबर को। क्यों लगाया? तो दो, अकबर ने जो ऑब्जेक्टिव बताया था, जो स्टेटेड ऑब्जेक्टिव उसका था, जो उसका घोषित उद्देश्य था, जो उसने डिक्लेयर किया, वो तो उसने कहा कि साहब अकाल पड़ा हुआ है और मैं तो फेमाइन चलाना चाहता हूं, यहां पे फेमाइन रिलीफ वर्क्स चलाना चाहता हूं, अकाल राहत कार्य। इसलिए मैं यहाँ पे राजाओं से बात करके और यहाँ पे लोगों को अकाल में सहायता करना चाहता हूँ। पर हम कहते हैं उसका एक्चुअल ऑब्जेक्टिव क्या था, वास्तविक उद्देश्य क्या था? तो वास्तविक उद्देश्य उसका, जितने भी राजस्थान के राजा थे उनको अपनी अधीनता स्वीकार करवाना था, अपना सुपरमेसी स्वीकार करवाना था। तो किस किसने अधीनता स्वीकार की? तो मैंने अभी दो तीन नाम बताए थे। एक तो चंद्रसेन वाला भाई ये उदय सिंह था, यह अधीनता स्वीकार कर लेता है। और बीकानेर का राजा था कल्याणमल, उसने अधीनता स्वीकार कर ली थी। और जैसलमेर का राजा था हर्राज, उसने अधीनता स्वीकार कर ली थी। ये मुख्य मुख्य राजा थे जिन्होंने नागौर दरबार में अकबर की सुप्रीमेसी एक्सेप्ट कर ली थी। कौन कौन है? तो जोधपुर के चंद्रसेन का भाई उदय सिंह, बीकानेर का कल्याणमल, और जो जैसलमेर का कौन है, वो हर्राज। पर अकबर ने कहा यार अकाल रात वाले में भी थोड़ा बहुत तो करें। तो अकबर ने कहते हैं यहाँ पे एक तालाब बनवाया था, एक पोंड बनवाया था, जिसका नाम है शुक्र तालाब। शुक्र तालाब था। तो ये थोड़ा याद रखना भाई, नागौर दरबार के फैक्ट है ये कि नागौर दरबार 1570 में लगाया गया था, अकबर द्वारा ऑर्गेनाइज करवाया गया था। उसका स्टेटेड ऑब्जेक्टिव फेमाइन रिलीफ वर्क्स था, जबकि उसका एक्चुअल ऑब्जेक्टिव था वो राजस्थान के राजाओं को सुपरमेसी एक्सेप्ट करवाना था। किस किसने की? चंद्रसेन के भाई उदय सिंह ने, बीकानेर के कल्याणमल ने, जैसलमेर के हरराज ने, और अकाल राहत कार्यों के तहत उसने यहाँ पे नागौर में एक पौंड बनवाया था जिसका नाम था शुक्र पौंड या शुक्र तालाब उसका नाम था। अब इसकी आगे और बात करते हैं। अब इस नागौर दरबार का क्या महत्व है, इसका क्या महत्व निकला, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है इस नागौर कोर्ट की, राजस्थान की हिस्ट्री में इसको क्यों याद किया जाए इतना? एक तो ये कि कोई राजा दूसरे राजाओं को अपनी सुपरमेसी एक्सेप्ट करवाना चाहता, तो तरीका क्या हो? तरीका लड़ाई, सेना भेजो, सेना भेज के हराओ और हरा के उनको अपने अंडर ले लो। पर अकबर डिप्लोमेट है, बहुत अच्छा रणनीतिकार है। उसने बिना लड़े केवल अपनी डिप्लोमेसी से राजस्थान के राजाओं को अधीनता स्वीकार करवा दी। उसने बिठा के समझा दिया कि देखो लड़ाई में कुछ ही नहीं पड़ा है, मिल बांट के खाते हैं भाई भाई, तुम इधर शासन कर लो, मैं उधर शासन कर लेता हूँ। लिखा। अकबर एक अच्छा कूटनीतिज्ञ और रणनीतिकार था। उसने इस दरबार के माध्यम से राजस्थान के कई राजाओं को बिना खून खराबे की मुगल अधीनता स्वीकार करवा दी थी। कोई लड़ाई नहीं और वो राजा मुगलों के अधीन हो गए थे। कौन कौन हो गए मैंने अभी बताया आपको, वापस याद रख लेना आपने। चंद्रसेन का भाई उदय सिंह,
जैसलमेर का राजा हर्राज और बीकानेर का राजा कल्याणमल। और नागौर दरबार से पहले, नागौर कोर्ट से पहले पता नहीं चल रहा है कि कौन अकबर के साथ है, कौन अकबर के खिलाफ है। लेकिन नागौर कोर्ट के बाद में साफ साफ डिवीजन था कि राजस्थान के जितने भी किंग्स है वो दो ग्रुप्स में डिवाइडेड है, पार्टीशन हो गया उनके बीच में। कौन कौन से दो ग्रुप? एक ग्रुप है मुगल सपोर्टर्स, एक ग्रुप है मुगल ओपोनेंट्स। दो ग्रुप बन गए थे। मुगल सत्ता के समर्थक राजपूत राजा, जैसे मैं नाम बताना चाहूं तो मैं कह दूं कि भाई कौन कौन साथ देने वाले होंगे, तो ये भाई उदय सिंह, ये आपके चंद्रसेन वाला भाई, बीकानेर वाला कल्याणमल, ये आपके जैसलमेर का हर्राज। इससे पहले ही बूंदीवाड़ा सुरजन स्वीकार कर चुका था, उससे पहले ही आपके आमेर वाला भारमेल स्वीकार कर चुका था। तो ये तो हो गए मुगलों के समर्थक हो गए। अब मुगलों के विरोधी कौन कौन, उनके नाम पढ़ लेते हैं अपने। मुगलों के विरोधी कौन? तो मुगल सत्ता के विरोधी राजपूत राजा, मुगल सत्ता के विरोध। तो ये समर्थक बता दिए मैंने। विरोधी आप कहोगे, आप कह दोगे महाराणा प्रताप, आप कह दोगे चंद्रसेन, आप कह सकते हो कोई सिरोही का सुल्तान, डूंगरपुर का आस्कर। अब डिवीजन दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग साथ में, कुछ लोग खिलाफ है, साफ साफ क्लियर डिवीजन। तो एक ये भी इसने 1570 का नागौर दरबार एक विभाजक, जल विभाजक है, वाटर साइड, जिसने साफ साफ क्लियर डिवीजन कर दिया था कि कौन साथ है और कौन खिलाफ है। फिर इसके बाद अब तक जो राजा बनते थे अपने बाहुबल से राजा बन रहे थे, कौन किसके बाद राजा बनेगा, भाइयों को टागे बनेगा, दुश्मनों को मार के बनेगा, सब। अब जिन जिन ने सुपरमेसी एक्सेप्ट कर ली थी वहां पर एक रूल ही आ गया। अब जो राजा सुपरमेसी एक्सेप्ट करता है उसका कौन सा बेटा राजा बनेगा, जिसको मुगल बादशाह बनाएगा। तो अब ज्यादातर राजा वो थे जो मुगलों पर डिपेंडेंट थे, क्योंकि मुगलों ने उनको बनाया था। जैसे कल्याणमल के बाद में बीकानेर में राय सिंह बनेगा, वो सीधा सीधा मुगलों का डिपेंडेंट है। यहाँ पे आपके जयपुर के अंदर मान सिंह राजा बनेगा, वो सीधा सीधा मुगलों का डिपेंडेंट है। ये नहीं है योद्धाओं में कमी आई है, ये नहीं है कि कहीं ना कहीं वेलर, उनकी वीरता, बहादुरी, ब्रेव जो है उसके अंदर, ब्रेवरी है उसके अंदर कहीं ना कहीं कमी आई, नहीं कमी आई। राय सिंह और मान सिंह उतने ही योद्धा थे, और मान सिंह तो बेहतरीन योद्धा रहा है। कहते उसने हल्दी घाटी युद्ध के अलावा कभी कोई युद्ध नहीं आ रहा था। अपने जीवन में उसने 73 युद्ध लड़े थे, और अफगानिस्तान से लेके उड़ीसा तक, बंगाल की खाड़ी तक भारत को बींद के रख दिया था। कहीं वो आदमी हार के नहीं आया था। लेकिन उसकी वीरता काम किसके आ रही है? अकबर के। राय सिंह साउथ इंडिया में, काबुल में खूब अच्छी अच्छी जीत दर्ज करके आया था, पर किसके लिए? अकबर के लिए लड़के आया था। तो राजस्थान में मुगल डिपेंडेंट किंग्स बनने लग गए थे, एक श्रृंखला बन गई थी, जो मुगल अधीनता स्वीकार करने वालों की, राजाओं की एक श्रृंखला बन गई। मोटा राजा उदय सिंह, ये सब, राय सिंह वगैरह। फिर सबसे बड़ी बात, जब भी कोई संधियां होती है इसका मतलब युद्ध बंद। युद्ध बंद मतलब इसका मतलब है पीसफुल एनवायरनमेंट। पीसफुल एनवायरनमेंट मतलब कल्चरल एक्टिविटीज को बढ़ावा मिलेगा। हम आगे मैं बताऊंगा आपको, आप नोटिस करना कि राजस्थान की पेंटिंग्स का जो पूरा डेवलपमेंट है वो अकबर के शासनकाल के दौरान है। कारण कि अकबर के टाइम में मुगलों के साथ में राजस्थान के राजाओं की संधियां हो गई, और जब ट्रीटीज हो गई थी तो पीसफुल एनवायरनमेंट आ गया, और पीसफुल एनवायरनमेंट की वजह से अपने आप में यहाँ पे कल्चरल एक्टिविटीज है वो खूब प्रमोट हुई थी, कल्चरल एक्टिविटीज को खूब सारा बढ़ावा मिला था। तो ये बात थोड़ी सी याद रखने वाली है आपके, कि कल्चरल एक्टिविटीज को बढ़ावा मिल गया था। एक बात फिर थोड़ी सी मुझे याद आई, मैं बता दूं आपको कि इस नागौर दरबार के बाद, नागौर दरबार में जब बीकानेर का राजा कल्याणमल आया था, तो कल्याणमल का दो बेटे थे जिनको अकबर अपने साथ ले गया था। कल्याणमल का एक बेटा था राय सिंह, ये जिस राय सिंह की बात की जा रही है। कल्याणमल का एक बेटा था पृथ्वीराज, इनको अकबर अपने साथ में ले गया था। कालांतर में हम पढ़ेंगे पृथ्वीराज अकबर के दरबार का एक बहुत शानदार कवि बना था, बेली कृष्ण रुक्मणी आगे इसकी किताब है वो पढ़ेंगे। राय सिंह बाद में बीकानेर का राजा बना था, लेकिन बीकानेर का राजा बनने से पहले जब चंद्रसेन जोधपुर से यहाँ से चला गया, तो जोधपुर को प्रशासक किसको बनाया जाए, जोधपुर का एडमिनिस्ट्रेटर किसको बनाया जाए, तो राय सिंह को 3 साल जोधपुर का एडमिनिस्ट्रेटर रखा गया था। 72 से 74, 72, 73 और 74 ये जोधपुर का प्रशासक था। तो कोई पूछे कि बीकानेर के, पूछा हुआ क्वेश्चन है, बीकानेर के कौन से राजकुमार को और जोधपुर का प्रशासक बना दिया गया था, तो राय सिंह को जोधपुर का प्रशासक बना दिया गया था। फाइनली 1581 में जब चंद्रसेन की मृत्यु हो गई थी, उसके 2 साल बाद तक, और यहाँ पे किसी को राजा नहीं बनाया गया था, जोधपुर को खालसा कर दिया गया था। खालसा उस लैंड को कहते हैं जो डायरेक्टली सेंटर कंट्रोल्ड होती है, जो सीधे केंद्र के अधीन होती है, उसको खालसा बोलते हैं। कि जहां किसी राजा का कब्जा हो, एक तो वो जमीन, एक वो जो सीधी दिल्ली वालों के अधीन हो। आज की भाषा में कहूं तो केंद्र शासित प्रदेश, जहां पर हो यूनियन टेरिटरी टाइप के, तो जोधपुर खालसा था।
फिर जोधपुर का खालसा तोड़ा था 1583 के अंदर जाके। 1581 में चंद्रसेन मरता है, 2 साल बाद 1583 में, और अकबर चंद्रसेन का जो भाई था उदय सिंह उसको राजा बनाता है। उदय सिंह थोड़ा शरीर में मोटा ताजा था, इसलिए उसका नाम ही हो गया मोटा राजा उदय सिंह। तो 1583 में बाद में जाके मोटा राजा उदय सिंह को राजा बनाया गया था। तब तक उसने क्या कर दिया था, तो उसको क्या रखा था, जोधपुर को खालसा रखा था। ये चंद्रसेन की बातें हैं। मेंस का सवाल बनता है अच्छा चंद्रसेन का, आप याद करना, अगली क्लास में और पढ़ेंगे। धन्यवाद।